हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस बैच है आपका और ये चल रहा था यूनिट 6, है ना। यूनिट 6 में ये तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर कितना है आपका? 3 है। और इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं निकल पाएगा इससे, है ना। काफ़ी होता है और इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। जितना आता है, जो आंसर आपको आए, लगता है नहीं मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए आपके याद के अनुसार, तो उसको क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन। और कल से हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बहुत चीज़ पढ़ाया जाएगा। सॉलिड स्टेट में आपको बहुत चीज़ें पढ़ाए जाएंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो और जो ज़रूरी है पढ़ना। तो आपको पहले भी बता दिए कि वहाँ पे आपका 2 नंबर्स में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होगा और लॉन्ग में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। तो जितना मैक्सिमम निकल पाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको बताया जाएगा। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? सॉलिड स्टेट का आपका मतलब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैग। स्लैग का मतलब बताए थे धातुमल। जब हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन सीख रहे थे तो वहाँ पे देखिए कुछ कुछ धातुमल बन रहा था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैग, निम्नलिखित में कौन धातुमल है? जैसे FeSiO3 है, Fe2O3 है, FeS2 है, FeCO3 है। इसमें से स्लैग किसको बोल सकते हैं आप? इसमें से स्लैग किस? स्लैग का मतलब धातुमल होता है। जल्दी से कमेंट करें। निम्नलिखित में धातुमल हैं FeSiO3 है, Fe2O3 है, FeS2 है, FeCO3 है। इसमें से कौन होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो याद रखेंगे बच्चे, क्या होगा? A। FeSiO3 ये स्लैग है। जैसे कॉपर वगैरह का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये पाया जाता है। उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग इज ऑब्टेन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग इज ऑब्टेन्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। निम्नलिखित में कौन सा धातुमल आयरन के निष्कर्षण में प्राप्त होता है? आयरन के निष्कर्षण में प्राप्त होता है वो है FeSiO3, CaSiO3, CuSiO3, नन। तो कौन होगा बच्चे? जल्दी से कमेंट करेंगे। जब आयरन का निष्कर्षण कर रहे थे तो उसमें किस प्रकार का स्लैग प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था, सब कुछ लिखा हुआ आपके कॉपी में। बस ज़रूरत है तो पढ़ने की। यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए बोलिए, FeSiO3 होगा या CaSiO3 होगा, CuSiO3 होगा या नन? तो बच्चे आपको पता है CaSiO3 है, क्योंकि जब आयरन का निष्कर्षण हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डाले। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट से ब्रेक होगा, जब टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो वहाँ पे हमें प्राप्त होता है CaO और CO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अब CaO जो है SiO2 के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। सिलिका के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, जो गैंग है। तो उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो बना लेगा CaSiO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट तो होगा आपका CaSiO3। क्रायोलाइट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछ चुका भी है। तो क्रायोलाइट तो आप नाम सुने होंगे। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बोलेंगे क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद है ना सबको? Na3Al
F6। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना? क्रायोलाइट का जो है फॉर्मूला, इसका जो है क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). तो क्रायोलाइट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में या शोधन में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्रायोलाइट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी चुका है 2 मार्क्स में एग्जाम में। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है गलनांक को कम करने के लिए। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक को कम करने के लिए। टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को बढ़ाने के लिए। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के लिए। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? क्रायोलाइट क्यों डालते हैं? याद कीजिए आप लोग, एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़े थे ना, वहाँ पे आपको लिखवाया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में आप पढ़े थे कि जब हम लोग मतलब पिघला हुआ मोल्टेन मास ऑफ एल्युमिनियम को जब हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो उसके साथ और क्या डाला जाता है? क्रायोलाइट डाला जाता है या CaF2 डाला जाता है। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, उसमें कंडक्टिविटी लाता है, कंडक्टिविटी को लाता है। तो क्या बोलेंगे? ए नंबर, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। 4 नंबर क्वेश्चन है कॉपर इज रिफाइंड बाय। कॉपर इज रिफाइंड बाय, कॉपर का शोधन किया जाता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, नन। कौन सा होगा बच्चे? तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कौन सा प्रोसेस है इसको शुद्ध करेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कॉपर को शुद्ध किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है? जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में पढ़ाए थे कि एक लेंगे इम्प्योर रॉड है आपका, मान लीजिए कॉपर का, एक है प्योर। दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देंगे। जो प्योर होगा कैथोड का काम करेगा, जो इम्प्योर होगा एनोड का काम करेगा। जैसे ही करंट देंगे तो क्या होगा? ये रॉड पिघल जाएगा और जो प्योर कॉपर होगा वो प्योर कॉपर पे आके कैथोड पे आके जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से शुद्ध करना। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन देखें, 6 क्वेश्चन और देखना है। जल्दी से इसका क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है G फॉर जर्मेनियम होता है, SI फॉर सिलिकॉन, B फॉर बोरॉन, GF फॉर गैलियम एंड IN फॉर इंडियम। इज प्यूरिफाइड बाय, मतलब इन सभी को किस मेथड से प्यूरिफाई किया जा सकता है? तो GE, SI, B, GA तथा IN का शोधन किया जाता है। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपको, जैसे GE का शोधन कैसे किया जा सकता है, या फिर SI का शोधन कैसे किया जाता है, बोरॉन का शोधन कैसे किया जाता है, गैलियम का शोधन कैसे किया जाता है, IN फॉर इंडियम का शोधन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो इसलिए एक ही साथ सबको लिख दिए, इसके अंदर जो जो भी आएगा। तो पहला है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग का मतलब होता है मंडल परिष्करण। वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब होता है वाष्प प्रवस्था शोधन, वाष्प प्रवस्था शोधन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है वैद्युत अपघटन शोधन, वैद्युत अपघटन शोधन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जॉन रिफाइनिंग का मंडल परिष्करण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल परिष्करण। वाष्प प्रवस्था परिष्करण या शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि किसका उपयोग हम लोग करते हैं, मतलब इन सभी के शोधन में किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, कौन रिफाइनिंग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चे, क्या होगा आंसर? जॉन रिफाइनिंग। तो जैसे आपको पता है हाई ग्रेड मेटल, यानी कि जितने भी आपका सेमीकंडक्टर्स हैं उसका प्यूरिफिकेशन जॉन रिफाइनिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स का रिफाइनिंग। और यहाँ पे GE क्या है? गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है आपका? सेमीकंडक्टर्स है। तो सेमीकंडक्टर्स का रिफाइनिंग किया जाता है जॉन रिफाइनिंग के द्वारा। द मेटल में बी प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द मेटल में बी प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया
जा सकता है। तो कौन सा धातु का शोधन मतलब शुद्धिकरण मतलब आसवन प्रभाजी आसवन, याद रखिएगा, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हिंदी होता है प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हिंदी होता है प्रभाजी आसवन द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है। तो ये सब याद करने की बात है। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच से लिख दिए हैं, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बीच से पूछ दिया जाता है तो हमें लगता है कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। तो कौन सा धातु का करते हैं भाई, तो याद रखिएगा जिंक का किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है, जिंक का किया जा सकता है। मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड इज, चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड इज, चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है आयरन ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए, बॉक्साइड के लिए, ऑक्साइड ऑफ जिंक के लिए। किसके लिए कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण किसके लिए वैलिड होगा। आयरन मतलब आयरन का लोहा का अयस्क, सल्फाइड और बॉक्साइड आपको पता है, ऑक्साइड ऑफ जिंक, जिंक ऑक्साइड ZnO, किसका कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, तो आयरन का। किसका, आयरन का। आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द absence ऑफ एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द absence ऑफ एयर। निम्नलिखित में कौन सा विधि का उपयोग, या बोल सकते हैं किस विधि का, निम्नलिखित में कौन सा विधि या फिर किस विधि, निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग वायु की अनुपस्थिति में होता है। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब भर्जन, कैल्सिनेशन का मतलब क्या बताया गया था, रोस्टिंग था, कैल्सिनेशन है, निस्तापन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निस्तापन। रोस्टिंग देखिए, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, रोस्टिंग पढ़ा चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। रोस्टिंग का मतलब भर्जन, कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन। क्या होता है, निस्तापन। कैल्सिनेशन का हिंदी निस्तापन। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग होगी आपका, एक होता है लीचिंग। तो किसका किया जाता है ना, इसको जारन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जारन। और स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। क्या होता है, प्रगलन। तो जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे। रोस्टिंग का मतलब भर्जन या जारन, कैल्सिनेशन का मतलब निस्तापन, स्मेल्टिंग का मतलब प्रगलन, लीचिंग का मतलब निच्छालन, लीचिंग का मतलब निच्छालन। तो वायु के अनुपस्थिति में कौन सा होता है, तो आपको डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बताया गया था, वहां से क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन है ना, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताया गया था, वहीं से है क्वेश्चन। तो क्या होगा, कैल्सिनेशन। आप लोग कमेंट करेंगे। 9 नंबर, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन और इज कॉल्ड, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन और इज कॉल्ड। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लैग, स्लैग का मतलब धातुमल, स्लैग, स्लैग का मतलब धातुमल। फ्लक्स को फ्लक्स ही बोलेंगे। एलॉय का मतलब मिश्र धातु। गैंग का मतलब अशुद्धियाँ। क्या कहा जाता है, तो धातु में जो इम्प्यूरिटी रहता है उसको क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, या फिर फ्लक्स कहते हैं, एलॉय कहते हैं, या गैंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे, गैंग। क्या कहा जाता है, गैंग। वाटर गैस इज, जल गैस कौन है इनमें से, तो कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया इधर उधर से, कभी कभार पूछ दिया जाता है। वाटर गैस इज, याद रखिएगा, CO H2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस साइनाइड। तो यहाँ पे वाटर गैस किसको कहा जाता है, तो बोलिए, कमेंट करेंगे आप लोग, तो बोलिएगा A। CO प्लस H2 को क्या कहा जाता है, वाटर गैस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखिए 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर हम लोग समेट लिए इधर, यानी कि यूनिट 6। ओके, मेटलर्जी का भी ऑब्जेक्टिव देख लिए, 30 ऑब्जेक्टिव आपको लिखवा दिया गया है। और जो बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बोले जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि अभी मेन चीज़ और बाकी है। 2 नंबर 5 क्वेश्चन उसमें 5 नंबर भी बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। और हो सकता है जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक प्रैक्टिस बैच, उन लोग के लिए क्रैश कोर्स निकाल दिया जाएगा। क्रैश कोर्स भी आएगा लेकिन दुर्गा पूजा के बाद, यानी कि DP के बाद, ये महीना के बाद, अक्टूबर नवंबर में आपका नवंबर 2 या 3 तारीख से क्रैश कोर्स होगा, है ना। तो उसमें जो इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस बैच वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए
या फिर जो चाहते हैं ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए 30 क्वेश्चन इधर। अब जो है हम लोग शुरू मतलब कल से शुरू करेंगे 2 नंबर्स क्वेश्चन, मतलब सॉलिड एसिड का 2 और 5 कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन 1 या 2 होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 6 या 10 क्वेश्चन होगा। मतलब एक चैप्टर में मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन किए जाएंगे और वो वही क्वेश्चन होगा जो आपके काम का होगा, सीधा बात है, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वही बताया जाएगा। वैसे तो आपको पढ़ाया गया, सब कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन इसका बैच का नाम है स्मार्ट बैच या स्पेशल बैच है, तो इसमें कुछ स्पेशल करना ज़रूरी होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। यही सोच के ये बैच निकाला गया है और पहले निकाला गया है। तो जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को थोड़ा सलाह दें। आप लोग जो अभी वंचित हैं इस बैच से, इस बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अभी भी दुविधा में हैं कि मतलब लड्डू खाएं कि रसगुल्ला खाएं, लड्डू खाएं कि रसगुल्ला खाएं, कन्फ्यूजन में है, तो उनको थोड़ा समझाएं। ना तो ना रहेगा लड्डू का, ना रहेगा रसगुल्ला का, बीच बीच में रह जाएगा और पछताते रहेगा। इससे अच्छा है अपने दोस्तों को संभालिए और बोलिए ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।